बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो अगली ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज उनको डिस्कस करना है। अच्छा, कैपिलरीज के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जहां टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिसके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी आर्टरीज का फंक्शन है कि बॉडी के अंदर ब्लड को लेके आना, उसके बाद कैपिलरीज का फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, और वेन्स का फंक्शन है कि ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेके आना। तो ये इस तरह तीन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड वेसल्स की। अच्छा, सबसे पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आर्टरीज की जो वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें तीन किस्म की लेयर्स होती हैं। एक को हमने ट्यूनिका एक्सटर्नल कहा था, एक को ट्यूनिका मीडिया कहा था, एक को ट्यूनिका इंटरनल या इंटीमा कहा था। तो इसी तरह जो वॉल ऑफ कैपिलरीज है इसके बारे में आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने कि इसमें सिर्फ सेल की एक लेयर होती है, इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स नहीं होती, इसमें टिश्यूज नहीं होते, सिर्फ सेल्स की एक लेयर है जो इसकी दीवार को बनाती है। क्लियर? लेकिन ये लेयर बारीक होने के बावजूद इतनी मजबूत तो है, वैसे तो बहुत कमज़ोर है लेकिन इतनी मजबूत है कि ब्लड इसके अंदर ही रहता है, ब्लड कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो पहले तो आप लोगों ने याद रखना कि इसकी जो दीवार है वो वन सेल ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज ये है कि इतनी बारीक दीवार होने के बावजूद ब्लड कन्फाइंड टू विद इन कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही महदूद रहता है, वो बारीक होने की वजह से ब्लड बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि इसकी जो दीवार है ये परमिएबल है टू मटेरियल, कि ये मटेरियल को यानी मटेरियल इसमें से गुजर सकता है। अब मटेरियल कौन कौन सा गुजर सकता है? वाटर, और वाटर के अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज हो रही होती है, वो इस दीवार के ज़रिए से होती है। अगर ये दीवार इम्परमिएबल होती तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कभी भी नहीं हो सकता। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को सरंजाम देने के लिए इसकी जो दीवार है वो हमेशा परमिएबिलिटी शो करती है उस मटेरियल के लिए जो एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है। जैसे पानी होगा, ऑक्सीजन, CO2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टिश्यू से ब्लड में आ रही होती हैं, ब्लड से फिर किडनी की तरफ जाती है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से कि इसकी जो दीवार है वो ज़्यादातर परमिएबल है ताकि मटेरियल आसानी से एक्सचेंज हो सके। अच्छा, कैपिलरीज वो जगह है जहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड। तो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो बॉडी में इस अंदाज में फैला हुआ है कि बॉडी के हर सेल तक मटेरियल आसानी से सप्लाई हो रहा होता है। कैपिलरी नेटवर्क इज सो डेंस, ये इतना बॉडी में डेंस है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है दैट नो सेल इज फॉर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मटेरियल। लेकिन लिवर की अगर हम बात करें, अच्छा पहले नॉर्मल टिश्यू और लिवर की जो कैपिलरी सप्लाई है उसकी को डिस्कस करें। अच्छा, आम टिश्यू में तो मे भी पॉसिबल है कि कुछ सेल हो सकते हैं, जैसे मैंने ये दो कैपिलरीज ड्रा किए और ये मुख्तलिफ किस्म का एक टिश्यू ड्रा किया, इसमें हो अगर इस सेल को देखें तो ये सेल थोड़ा सा इससे दूर है, दरमियान में एक सेल की लेयर है। लेकिन जब लिवर की बात आती है तो लिवर में हर सेल तक कैपिलरीज डायरेक्टली पहुंचती। अब यहाँ से मटेरियल यहाँ तक आ सकता है डिफ्यूजन के ज़रिए से, बड़ी आसान, 2-3 सेल को मटेरियल डिफ्यूजन के ज़रिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से क्रॉस करके पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ लिवर के अंदर ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी वो इतना ज़्यादा डेंस है, वो इतना ज़्यादा इसका जाल बिछा हुआ है कि हर सेल तक डायरेक्टली कैपिलरीज बजाते खुद आती है। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से मटेरियल निकल के थोड़ा सा डिफ्यूज होकर फिर यहाँ पहुँचेगा, थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन यहाँ जो आप कह सकते हैं सूरत हाल है लिवर के अंदर, हर सेल डायरेक्टली कनेक्टेड। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि लिवर इज़ द मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी। के बॉडी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं वो सबसे ज़्यादा लिवर में बनाई जा रही। तो इस वजह से लिवर के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वो ज़्यादा डेंस इस वजह से रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो ब्लड है वो लिवर के सेल से ले सके और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज में दोनों चीज़ें, ब्लड से चीज़ें टिश्यू में भी जा रही होती हैं और टिश्यू से चीज़ें ब्लड में भी आ रही है। तो जो चीज़ें ब्लड लिवर के सेल्स में बन रही हैं वो फिर कैपिलरीज के अंदर टिश्यू के सेल्स, जो लिवर के सेल्स है वो ब्लड के अंदर आएंगे और ब्लड के ज़रिए से हार्ट में आएंगे और हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये रीज़न है क्योंकि हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा मेटाबॉलिक सेंटर है, जब मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंसेस को बनाया जा रहा है, वो आप लोगों ने याद रखें वो लिवर है। अच्छा, डायमीटर की बात करें कि डायमीटर ऑफ कैपिलरीज चेंजेस, ये चेंज होता रहता है। तो ये डायमीटर चेंज कैसे होता है? या तो डायमीटर कम हो जाता है, क्लोज हो जाता है, या डायमीटर डायलेट कर जाता है।
अच्छा, यहाँ पहले थोड़ा सा कंपैरिजन हम आर्टरीज के साथ करें। आर्टरीज की जो दीवार है उसमें मसल्स होते हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरीज वैसोकंस्ट्रिक्शन में चली जाती है, उनका डायमीटर कम हो जाता है। जब मसल रिलैक्स करते हैं तो जो आर्टरीज हैं वो डायलेट कर जाती है, इसको हम कहते हैं वैसोडाइलेशन। लेकिन अगर देखा जाए जो कैपिलरीज की दीवार है उसमें मसल्स नहीं है, तो फिर इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर वो कम ज़्यादा कैसे होते हैं? तो आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कम ज़्यादा नहीं होता, बल्कि जो चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल्स ऑफ कैपिलरीज वॉल की वजह से कम ज़्यादा होते हैं। अब कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि अगर छोटे सेल्स होंगे तो दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसको हम कहते हैं ये जो डायमीटर वो ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर सेल का साइज़ बड़ा होगा तो इसमें जो दरमियान में जगह है वो कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर कम हो गया। अब इसको कम ज़्यादा कौन कर रहा है? जो चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? नॉर्मली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैपिलरीज को बारीक रखने की कोशिश करता है ताकि ब्लड बड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसमें से गुजरे और अच्छे अंदाज में एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो। लेकिन बाद दफ़ा कुछ केमिकल जैसे हिस्टामीन्स वगैरह रिलीज होते हैं तो इनका जो सेल का साइज़ है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेस बढ़ जाती है, और स्पेस बढ़ने की वजह से आम तौर पे जो ब्लड है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और टिशू के अंदर ब्लड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाद दफ़ा लिक्विड ज़्यादा चला जाता है, जिससे एक कंडीशन जनरेट होती है एडिमा। वो जगह सूज भी सकती है, अगर किसी जगह भी ये प्रॉब्लम हो तो वो जगह उसमें इन्फ्लेमेशन और सूजन वगैरह भी, स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है। तो अपने याद रखने के जो नर्वस स्टिमुलेशन है वो इसके डायमीटर को कम रखने की कोशिश करती है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन, या आप कह सकते हैं बाद दफ़ा ये नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, तो हिस्टामीन क्या करती है? इसके डायमीटर को बढ़ाती है। तो यहाँ ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो डायमीटर चेंज होता है वो मसल्स के कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से नहीं होता, बल्कि यहाँ चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल्स की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास कैपिलरीज स्टार्ट होती हैं तो कैपिलरीज स्टार्ट सबसे पहले आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज बनती हैं। अब आर्ट्रियोल्स का साइज बड़ा है, कैपिलरीज का साइज छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा, और आपने ये एक लॉ पढ़ा होगा कि कोई भी फ्लोइंग चीज़ जब कम जगह में आती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब अगर प्रेशर बढ़ता है तो इसका एक इफेक्ट हो सकता है। कैसे? कि ये ऑलरेडी जो कैपिलरीज की दीवार कमज़ोर है, अगर ब्लड तेज़ी से इसकी तरफ आता है तो हो सकती है फट जाए। तो अल्लाह ताला ने इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल रखने के लिए यहाँ कुछ वॉल्व लगाए हैं जिनको हम कहते हैं प्री कैपिलरी वॉल्व। इनको हम क्या कहते हैं? प्री कैपिलरी वॉल्व। अब ये वॉल्व क्या करते हैं? ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द आर्ट्रियोल्स टू कैपिलरीज। क्लियर? अच्छा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होता है? हमने कहा कि आर्टरीज वो साइट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इसके 3 मैकेनिज्म हैं: एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस बाय इंट्रासेलुलर स्पेसिस। पहला काम क्या है कि जो मटेरियल ब्लड में है वो पैसिवली इंटर हो, और हो सकता है पैसिवली दूसरी तरफ चला जाए। दूसरा काम एक्टिवली इंटर हो, एक्टिवली दूसरी तरफ चला जाए। तीसरी चीज एंडोसाइटोसिस से कैपिलरी के सेल्स में आए और एक्सोसाइटोसिस से टिश्यू में चला जाए, या रिवर्स कंडीशन में कि टिश्यू से मटेरियल कैपिलरीज के सेल्स में पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से आए और फिर वहां से पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ब्लड में आ जाए। इसी तरह एंडोसाइटोसिस के जरिए से कैपिलरीज के सेल में आए और फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए से ब्लड में आ जाए। तो ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, बाद दफ़ा ये होता है कि ये जो कैपिलरीज की दीवार है उसके दरमियान में कुछ गैप्स होते हैं। उन गैप्स वाली जगह को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो उन गैप्स के जरिए से भी मटेरियल टिश्यू की तरफ जा सकता है या टिश्यू से मटेरियल ब्लड की तरफ आ सकता है। तो 3 मैकेनिज्म है: एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो सकती है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व हो सकता है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू और कैपिलरीज के दरमियान में यहाँ करके, जैसे मैं कहता हूँ ये टिश्यूज हैं, ये कैपिलरीज की वॉल के बाहर जो फ्लूइड जमा होता है इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जा सकता है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्योंकि सेल से बाहर है, और इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वर्ड आएगा तो ऐसा फ्लूइड जो कैपिलरीज
और टिश्यू के दरमियान में पाया जाए वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है। अब जितना भी मटेरियल एक्सचेंज होता है वो इस फ्लूइड के जरिए से एक्सचेंज, यानी टिश्यू से मटेरियल पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, फिर कैपिलरी की दीवार में आएगा, फिर उसके बाद ब्लड में आएगा। ब्लड से मटेरियल पहले कैपिलरी के सेल्स में आएगा, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, उसके बाद टिश्यू में आएगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हमेशा होती है बिटवीन टिश्यू एंड कैपिलरीज। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सेल से बाहर होते हैं। उसके बाद जब कैपिलरीज मिलेंगी तो वेन्यूल्स बनेंगे, छोटी वेन्स को वेन्यूल्स कहा जाता है और वेन्यूल्स मिलके बड़ी वेन्स बना देते हैं। अच्छा, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कल हमने आर्टरीज के लिहाज से भी डिस्कस की थी। तो सबसे पहले कैपिलरीज वो हमारे पास ब्लड वेसल है जो आर्टरीज और वेन को लिंक करती है। अच्छा, कैपिलरीज में जो ब्लड है वो मिक्स होता है क्योंकि यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ऑक्सीजन टिश्यू में जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रही होती है। तो यहाँ जो ब्लड है उस पर ऑक्सीजन हो भी सकती है, उस पर ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती। अगर वो चली गई है तो ऑक्सीजन नहीं होगी, CO2 उसकी जगह आ जाएगी। तो यहाँ मिक्स ब्लड होता है, यहाँ हम ये नहीं कह सकते ये ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, इसमें कोई मसल्स नहीं है डिस्कस की, इसमें कोई वॉल्व नहीं है यहाँ। हाँ, कैपिलरीज से पहले वॉल्व होते हैं जिनको प्री कैपिलरी वॉल्व कहा जाता है। कैपिलरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं है। अच्छा, यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत कम रखा जाता है ताकि ये कैपिलरीज की जो दीवारें वो फटे ना। उसके बाद, और हमने कल भी डिस्कस किया थी, जो पल्स होती है वो ब्लड प्रेशर की चेंजेस की वजह से होती है। जैसे हम सुनते हैं कि हमारा 2 किस्म का ब्लड प्रेशर होता है, अपर और हायर और लोअर। तो हायर की वजह से हमारी वेसल डायलेट करती है और लोअर की वजह से वेसल कंस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन कैपिलरीज तक पहुंचते हुए जाहिर बात है पहले जो ब्लड है वो आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज में आएगा। तो कैपिलरीज तक ब्लड प्रेशर इतना कम हो चुका होता है कि पल्स जनरेट ही नहीं होती। उसके बाद यहाँ ब्लड सबसे स्लो रखा जाता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना होता है। इसकी स्पीड याद रखेंगे MCQs के हवाले से, 1 mm ऑफ मर्करी पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस करता है। इसको स्लो क्यों रखा गया है? ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसान, अगर यहाँ ब्लड फास्ट होता तो शायद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बड़े अच्छे अंदाज में ना होता। तो ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है ब्लड वेसल की। अब तीसरी कैटेगरी है, वो एक छोटा आर्टिकल है वेंस का, और उसके साथ फिर हम एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की यहाँ जस्ट डेफिनेशन है, लेकिन डिटेल हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।